हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम संजय साहू है और स्टार सिटी अनूपपुर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम भारतीय अर्थव्यवस्था की लेक्चर पे बात कर रहे थे और आज पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थशास्त्र क्या होता है, इसकी परिभाषा देखे हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्या हैं और अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। कल की वीडियो में थोड़ा साउंड प्रॉब्लम था, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आगे से ध्यान रखूँगा कि साउंड अच्छे से आए। तो आज हम बात करेंगे भारत में बैंकों का इतिहास और वर्तमान में बैंकों की स्थिति क्या है, भारत में बैंक कहाँ से आए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सभी स्टूडेंट तक इसको पहुँचा दीजिए। बात करते हैं हम आज की लेक्चर की। सबसे पहले बात करते हैं भारत में बैंकों का इतिहास, कहाँ से भारत में बैंक आया। तो बैंक, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैंक होता क्या है, फिर हम इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो ऐसी बैंक बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है, वित्तीय यानी पैसों वाली संस्था है, वित्तीय संस्था है जहां धन की आवश्यकता और धन की अधिकता वाले लोगों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। बात करते हैं होता क्या है। मान लेते हैं ये एक बैंक है, ये एक बैंक है और ये एक व्यक्ति है। बैंक होता क्या है आप देखते हैं। इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, पैसा बहुत सारे हैं। इसके पास पैसा क्या है, बहुत सारे हैं। और एक आदमी है, एक आदमी है, इसके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके पास पैसा नहीं है तो इसका पैसा इसको देना है, तो कैसे देंगे। इसका पैसा इसको देना है तो हम एक बैंक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बैंक। हमने एक बैंक बनाया और ये बैंक एक वित्तीय संस्था है जो इन दोनों के बीच में मध्यस्थ बिंदु का कार्य करता है। ये पैसा इससे लेगा, जब ये अपने अकाउंट में जमा करेगा तो फिर ये पैसा बैंक के पास आ जाता है और बैंक क्या करता है, इसको लिए लोन दे देता है। तो ये पैसा इसके पास चला गया और उसके बीच में मध्यस्थ बिंदु का कार्य किसने किया, बैंक ने किया। तो क्या है बैंक। बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो धन की आवश्यकता यानी कि जिसके पास पैसा नहीं है और धन की अधिकता यानी जिसके पास ज़्यादा पैसा है, लोगों के बीच मध्यस्थ बिंदु का कार्य करता है, मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। इसी को हम बैंक कहते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो बैंक की परिभाषा देखा जाता है उसको देखते हैं क्या है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो बैंक बोला जाता है, पूरी वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था यानी कि जितना भी बैंक वित्तीय यानी पैसों का आदान प्रदान होता है बाजार में, पूरा वित्तीय व्यवस्था का एक ऐसा मध्यस्थ बिंदु, ये एक मध्यस्थ बिंदु जो इस पूरे वित्तीय बाजार में मुद्रा का आवागमन का कार्य करता है, मुद्रा के पूर्ति और आपूर्ति सॉरी पूर्ति और आपूर्ति का कार्य करता है, बैंक कहलाता है। फिर से देखते हैं। पूरी वित्तीय व्यवस्था, पूरी वित्तीय व्यवस्था का एक ऐसा मध्यस्थ बिंदु जो पूरे वित्तीय बाजार में मुद्रा का आवागमन का कार्य करता है, मुद्रा के पूर्ति और आपूर्ति का कार्य करता है, बैंक कहलाता है। हम उसको बैंक कहते हैं। अब देखते हैं भारत में बैंक कहाँ से आया, क्या अंग्रेजों ने हमें बैंक ला के दिया है। बैंकों का इतिहास के बारे में बात करते हैं। वैदिक सभ्यता से जब हम बात करेंगे तो वैदिक सभ्यता में बैंक ऋण जो देने वाले होते हैं उनको नयत्रा बोलते थे या तो नलेखा बोलते थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वैदिक सभ्यता में जो बैंक में ऋण देने वाले थे उनको क्या बोला जाता था, तो उनको नयत्रा या नलेखा कहते थे और जो ब्याज था उसको सूदखोरी कहते थे के नाम से संबोधित किया जाता था। यहाँ से बैंक तो था नहीं, लेकिन बैंक जैसे एक कार्य करने वाला कुछ संरचना हमको मिल जाता है जो आदान प्रदान का कार्य करता है। मनुस्मृति में ब्याज को अच्छे से वर्णन किया गया है। मनुस्मृति जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ब्याज को अच्छे तरीके से बताया गया है। उसके बारे में थोड़ा हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आधुनिक तरीके में आते हैं, बैंक क्या है। आधुनिक बैंकों का जो इतिहास है, आधुनिक बैंकों का इतिहास भारत में तब प्रारंभ हुआ जब यूरोपियों का आगमन बहुत तेज़ी से भारत में व्यापार करने के लिए बढ़ा। भारत में जो यूरोपीय है, जो अंग्रेज लोग हैं, व्यापार करने के लिए ही सबसे पहले आए थे, बाद में उन्होंने राजनीति का कार्य यहाँ किया। तो जब ये यहाँ पास आए उसके बाद बैंकों का जो इतिहास है वो प्रारंभ होता है। चूँकि यूरोपी पहले से ही इस प्रकार के संस्थागत मध्यस्थता का उपयोग करते थे, यूरोपी लोग क्या करते थे, संस्थागत मध्यस्थता का पहले से उपयोग करते थे। अतः उनको लगा कि यहाँ भी एक ऐसी मध्यस्थता होनी चाहिए जो हमें धन की आपूर्ति कर सके, और परिणाम स्वरूप
यूरोपियों द्वारा भारत में आधुनिक बैंकों की शुरुआत हुई। आधुनिक बैंकों की, इसमें सबसे पहले सन 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई, लेकिन ये कुछ दिन तक चला और उसके बाद बंद हो गया, जो कि कोलकाता में स्थापित किया गया था, क्योंकि यूरोपियों का जो केंद्र था पहले कोलकाता ही था, उसको फिर बाद में 1911 में लाके दिल्ली में उसको शिफ्ट किया गया है। आगे चलते हैं, ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। इसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आता है तो उन्होंने अपना पहला बैंक 1806 में स्थापित करते हैं। कहाँ? बंगाल में। उसका नाम क्या था? बैंक ऑफ बंगाल, कोलकाता में स्थापित किया जाता है, बंगाल में। इसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। तो सबसे पहले 1806 में आता है कोलकाता, फिर 1840 में बॉम्बे में खोला जाता है बैंक ऑफ बॉम्बे, और फिर बैंक ऑफ मद्रास जो है चेन्नई में खोला जाता है। कहाँ? 1843 में। आप क्या देखते हैं, ये क्या हो, ये बैंक आगे आकर क्या भूमिका निभाए। इन्हीं तीनों बैंकों को 1921 में, इन तीनों बैंकों 1921 में, जब 1921 आया तो इनको जोड़ दिया गया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया, और सन 1955 में भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण मतलब इसका स्वामित्व अब भारत सरकार के पास आ गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, और इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम एसबीआई के नाम से हम जानते हैं। तो एसबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1806 में उसका पहला एक ब्रांच खुल गया था, जो बाद में फिर मिल के एसबीआई बना है। जैसे बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को जब मिलाया गया तो 1955 में, यानी कि आज़ादी के बाद, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और फिर उसको एसबीआई नाम दे दिया गया। और इसी को 1858 में एसबीआई में सहयोगी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। एसबीआई के कुछ सहयोगी बैंक थे, उनका भी राष्ट्रीयकरण 1955 में, 58 में कर दिया गया। एसबीआई के सहयोगी बैंक, जैसे कि 1865 में अब कौन कौन से बैंक स्थापन हुआ? 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई, 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई। आगे चलते हैं, जो अवध कमर्शियल बैंक है इसकी स्थापना के बाद इसमें भारतीयों का प्रबंधन करने का अवसर मिला, यानी कि भारतीयों को कुछ ना कुछ इसमें काम करने के लिए कुछ नौकरियां मिलना स्टार्ट हो गई। अब जब कौन सा स्थापना हुआ? बैंक ऑफ अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई, तो भारतीय इसमें प्रबंधन करने का कार्य शुरू कर दी। फिर 1895 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। यह भारत का पहला एक बैंक है, पहला ऐसा बैंक है जो पूर्णतः भारतीयों के द्वारा प्रबंधित किया जाता था। अभी हमने अवध कमर्शियल बैंक में हमने स्थापना जैसे हुआ तो हमने चालू किया इसमें प्रबंधन करना, लेकिन जब पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई 1895 में, तो फिर अब भारतीयों के द्वारा ये बैंक पूरी तरह से प्रबंधित किया जाता था। फिर आया 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई का स्थापना हुआ। यह पहला ऐसा बैंक है जिसका स्वामित्व और प्रबंधन, यानी कि अब इसका स्वामी भी भारत वाले हैं और उसका प्रबंधन भी भारत वाले ही कर रहे हैं। तो ये सबसे पहला बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसकी स्थापना जो है किसने की थी? पोच खानवाला के द्वारा किया गया था, तथा इसके पहले चेयरमैन थे फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता इसके पहले चेयरमैन थे। अब आते हैं आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक, ये जो हमारे भारत की केंद्रीय संस्था है बैंकों का बैंक जिसको बोला जाता है। सर 1934 में बैंकों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। क्या हुआ था? बैंकों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बाजार में धोखाधड़ी बढ़ने लग गए, पैसों का आदान प्रदान बहुत गलत तरीके से होने लगा। तो उन्हीं को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई एक्ट पारित किया गया। तो 1934 में आरबीआई एक्ट पारित किया गया और 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। फिर जब इसने काम तो चालू कर दिया, अब 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया आज़ादी के बाद। और इसकी शक्तियाँ और बढ़ाने के लिए मार्च 1949 में ही बैंकिंग अधिनियम पारित कर दिया गया। बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया और इसको और सारी शक्तियाँ दे दी गई। फिर आरबीआई को भी विश्व की अन्य देशों की तरह केंद्रीय बैंक का निकाय बोला जाता है, क्योंकि भारत में ये सबसे बड़ा बैंक है और ये बैंक का बैंक कहा जाता है और विश्व में भी इसकी मान्यता है। केंद्रीय बैंक का इसको भी निकाय बोला जाता है। आगे चलते हैं, सन 1969 देखते हैं बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया गया 2 बार, 1969 में और फिर 1980 में किया गया। तो उसमें 1979 में
1969 में 50 करोड़, जिन बैंकों के पास 50 करोड़ की धनराशि थी, जमा पूंजी थी, उनका क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। और भारत में उस टाइम पे केवल 14 बैंक ऐसे थे जिनके पास 50 करोड़ रुपए की जमा पूंजी पर उपस्थित थी। फिर 1981 में 200 करोड़ रुपए की जमा पूंजी वाले के 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यानी कि राष्ट्रीयकरण के लिए 1969 याद रखना है, जिसमें 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसमें 50 करोड़ रुपए जिन बैंकों के पास जमा पूंजी थी। और 1981 जब आया तो 200 करोड़ जमा पूंजी वालों के बैंकों के 6 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब आते हैं 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय कर दिया गया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय कर दिया गया। 2008 में एसबीआई को स्टेट बैंक ऑफ स्वराष्ट्र के साथ विलय कर दिया गया। 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को एसबीआई में विलय कर दिया गया। और 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई में बचे 5 सहयोगी और बैंक थे, उनका भी क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। कौन कौन थे? स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर। तो ये सारे बैंकों को मिलाकर क्या कर दिया गया, एसबीआई में उसको डाल दिया गया। अब इन सभी बैंकों को एसबीआई में समाहित कर दिया गया और अधिनियम पारित कर दिया 2017 में। और 2018 में हमने हाल ही में देखा था, 2018 में विजया बैंक और देना बैंक का विलय करके बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया था। 2019 में हमने अभी देखा, मैंने एक वीडियो भी बनाया था उसके बारे में कि कैसे 10 बड़े सरकारी बैंकों को विलय करके 4 बड़े बैंक बनाने का निर्णय लिया गया था। और वही अभी हाल ही में उसका फाइनल प्रस्ताव पारित हो चुका था। जिससे कि इसमें क्या क्या था, पंजाब नेशनल बैंक में जो है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक में। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक देश का अब दूसरा बड़ा बैंक बन चुका है। पीएनबी जो है देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन चुका है। अब इसके ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय कर दिया गया। अभी 2019 की बात है, 2019 को 20 में अभी पारित किया गया। फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय कर दिया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय कर दिया गया। और इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का स्थापना कर दिया गया। तो इस प्रकार से भारत में इतिहास से किस प्रकार बैंकों की स्थापना हुई और बैंक कहाँ से आया उसके बारे में हमने आज बात किया। फिर बैंक कौन कौन से पहला, जैसे कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहला यहाँ आया 1806, 1840, 1843 में अलग अलग बैंक की स्थापना करने के बाद उसको एसबीआई बैंक बनाया गया। फिर 1934 में आरबीआई एक्ट पारित करके आरबीआई की स्थापना किया गया। और फिर 2018 में 2019 में कितने सारे बड़े बैंकों का विलय करके बड़े बड़े बैंक अब बना दिए गए हैं। तो अब भारत में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक बचे हैं, केवल 12। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का हमारा ये सीरीज लगातार जारी रहेगा, इसको सभी बच्चों तक पहुंचा दें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको पहुंचाएं और लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।